नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। तो दोस्तों, क्या हुआ जब एक महिला से 19 साल के बच्चे ने कहा कि तुम मेरी पत्नी हो, तो फिर यह सुनकर महिला ने उसे बच्चों के साथ जो किया उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, ज्योति नाम की महिला अपनी बेटी के साथ दोस्तों केदारनाथ जाती है, क्योंकि उसे भोलेनाथ के दर्शन करने हैं। और अब वो दोनों माँ बेटी मंदिर की तरफ चलने लगती हैं। जैसे ही माँ बेटी मंदिर की तरफ चलती है तो रास्ते में एक 8 से 9 साल का बच्चा बैठा हुआ था, और जो वहां पर फूल बेच रहा था। और ज्योति इस बात को नोटिस करती है कि वो लड़का ज्योति की तरफ घुर घुर कर देख रहा है, और ज्योति भी उसे देख रही है। लेकिन ज्योति को नहीं पता कि यह कौन है, और उस लड़के को भी ज्योति ने पहली बार देखा है। अब ज्योति जैसे ही उस 9 साल के लड़के के पास कर गुजरती है और उसकी पीठ उस लड़के की तरफ आती है, तो वह लड़का कहता है कि ज्योति, तेरा बहुत दिन से इंतजार कर रहा था, आखिर मेरा इंतजार खत्म हुआ, तुम यहाँ पर आ गई। दोस्तों, ज्योति पलट है और हैरान भरी नजरों से उस लड़के की तरफ देखती रहती है कि भाई, मैंने तो तुम्हें देखा भी नहीं है, तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। और जो ज्योति की बेटी होती है वह भी हैरान हो जाती है कि मम्मा, यह आपके नाम को कैसे जानता है, आखिरकार वो लड़का ऐसे किसी का नाम कैसे ले सकता है। दोस्तों, वो भी 9 साल का। और जो राज वो लड़का खोलता है, ज्योति के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर ये कहानी क्या होती है और ये किस्सा क्या होता है? दोस्तों, ये सब कुछ आपको इस कहानी में आगे जानने को मिलेगा। आज फिर एक और नई घटना हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, पुनर्जन्म की। लेकिन इस घटना में कुछ हटके है। इस घटना ने साइंस को भी मात दे दी है। दोस्तों, जो भी इस बात को सुनता है बस हैरान हो जाता है, क्योंकि आज के युग में ऐसी कहानी बहुत कम देखने को मिलता है, ऐसी चीजें। अब चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, घटना की शुरुआत होती है हमारे हैदराबाद से। हैदराबाद में एक परिवार रहता है। परिवार के जो मुखिया होते हैं विनय की पत्नी का नाम ज्योति होता है। इकलौती बेटी होती है जिसका नाम संध्या होता है। संध्या 13 साल की होती है, और विनय के माँ बाप भी उसके साथ रहते हैं। विनय अपने माँ बाप को बहुत मानता है और अपने माँ बाप को बहुत मानता है, से बहुत प्यार करता है। दोस्तों, ये सन होता है 2013 जून की यह बात होती है। अब यहाँ पर यह परिवार एक ट्रिप प्लान कर रहा था कि इनको कहीं घूमने के लिए जाना है। विनय अपने परिवार से बात करता और कहता है कि क्यों ना अब की बार दुबई घूमा जाए, दुबई को देखा जाए कि कैसा देश है। दोस्तों, यह बातें घर में चल रही थी, तभी विनय की बूढ़ी माँ आती है और कहती है कि बेटा, दुबई तो तुम तभी भी चले जाओगे, लेकिन मेरा मन है मुझे भोलेनाथ के दर्शन करने हैं। पता नहीं कब मैं इस दुनिया से चली जाऊं, तुम्हारे पिताजी भी कब चले जाए। यहां से तो हमारी जो आखिरी इच्छा है, अगर तेरा मन है तो उस इच्छा को तुम पूरी कर दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। विनय तुरंत अपनी माँ को जवाब देता और कहता है कि माँ, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। अगर आप कह रही हैं तो आपको जरूर मैं दर्शन करा कर लाऊंगा। और चलो, अब की बार जो घूमना होगा वो केदारनाथ पर ही होगा, हम कहीं विदेश पर नहीं जा रहे हैं। दोस्तों, पूरा परिवार खुशी से सारे सामान पैक करता है और निकल पड़ता है केदारनाथ धाम की तरफ। पूरा परिवार निकल जाता है। वहां पर जाकर एक होटल बुक किया जाता है। नहा धोकर दोस्तों ये अब मंदिर की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चलना पड़ता है। मंदिर की तरफ जाते हैं और जाकर वहां पर भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। बहुत अच्छे से इनको दर्शन होते हैं। अब दोस्तों, वहां से विनय अपने परिवार को लेकर वापस नीचे की तरफ आ रहा होता है, वहां से निकल रहा होता है। अब दोस्तों, ये लोग आ जाते हैं। विनय काफी दूर का रास्ता तय कर लेते हैं। विनय की माँ, जो बुजुर्ग महिला है, वो थोड़ी सी बीमार हो जाती हैं। जैसे ही वह मंदिर पर बहुत चलना पड़ता है। हालांकि बेटे ने बहुत मदद की है, बहू ज्योति ने भी बहुत मदद की है, लेकिन माँ की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ चुकी है। और दोस्तों, उस वक्त केदारनाथ का मौसम कुछ बात कह रहा था, मानो जैसे सभी भक्तों को एक अलर्ट कर रहा हो कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है। क्योंकि हल्की हल्की बारिश थी और जो बादल की बुमक थी
जो बादल गरज रहे थे ना, उनमें एक अलग ही बात थी जो विनय हो है। इन सब चीजों को देखकर उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा होता है, क्योंकि विनय की जो पत्नी ज्योति है वह बताती हैं तो सभी को एहसास होता है कि मानो जैसे कहते हैं ना कि मरने से पहले हमें बहुत सारी चीजों का आभास होता है। विनय अपने परिवार को सेफ्टी से एक ऊंचे से होटल में अपने पूरे परिवार को ठहरा आता है। कहीं ना कहीं विनय को लग रहा था। वह अपनी पत्नी से कहता है कि यहाँ पर शायद कुछ होने वाला है। तूफान से आने से पहले जो सन्नाटा होता है, वही सन्नाटा आज विनय को केदारनाथ में 16 जून को देखने को मिला था। दोस्तों, 2013 में और विनय अपने परिवार को एक होटल में सेफली रोक देता है। अब विनय की मां के पैरों में बहुत दर्द था। जितनी भी वह घर से दवाइयां लेकर गए थे वह खत्म हो चुकी थी। वहां पर हर चीज उपलब्ध होती है। विनय अपने परिवार को वहां पर छोड़कर अपनी पत्नी से कहता है कि माँ बाबूजी का ध्यान रखना, मैं बस अभी गया और अभी दवाई लेकर आता हूं। दोस्तों, शाम का वक्त होता है। लोग डर रहे थे क्योंकि जो मौसम था वह और जो पहले साल थे उनसे ज्यादा था, और वहां पर मतलब सभी को एक अजीब सा डर लग ही रहा था। दोस्तों, विनय स्टोर से दवाइयां खरीद रहा था। अब विनय जब स्टोर से दवाइयां खरीदता है तो दोस्तों भी विनय के कानों में एक बहुत तेज आवाज आती है, और आवाज इतनी तेज होती है कि मानो कुछ चीज फट चुकी हो। बहुत ज्यादा धमाका होता है और विनय उन दवाइयों को जल्दी से लेकर और अपने उस होटल की तरफ जाने लगता है जहां पर उसका परिवार था, क्योंकि विनय को वहीं से डर लगने लगता है। लेकिन दोस्तों, इतना भी मौका नहीं मिलता। ऊपर से इतना भी मौका नहीं मिलता। ऊपर से इतना तेज पानी का भाव आता है कि जो स्टोर था वह बिल्कुल पानी के रास्ते में होता है, और विनय वहां पर खूब भागने की कोशिश करता है लेकिन भाग नहीं पाता है। और दोस्तों, उस पानी के बहाव में विनय का हजारों भक्त बह जाते हैं, वो स्टोर भी बह जाता है। लेकिन विनय ने अपने परिवार को बहुत अच्छे होटल में रखा था। दोस्तों, वो होटल उस पानी की चपेट से बच जाता है। अब उसको धर्मशाला कह लीजिए या उसको होटल कह लीजिए। अब इसके बाद जो विनय की पत्नी होती है उसके कानों में भी ये आवाज पड़ती है। ज्योति के कानों में भी ज्योति घबरा उठती है कि क्या होगा। बेटी संध्या जो 13 साल की होती है उसकी भी रूह कांप जाती है। संध्या अपनी मां से लिपट जाती है। इतनी बड़ी तबाही केदारनाथ में 16 से 17 के बीच में होती है। दोस्तों, पूरे देश में ये हेडलाइन बन जाती है। जो भी इस घटना को सुनता है ना, बस उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि इतने भक्त उस वक्त केदारनाथ में थे कि सभी के कोई ना कोई अपना उस पानी के बहाव में बह चुका था। किसी का तो पूरा परिवार ही जा चुका था। दोस्तों, वहां पर परिवार की परिवार पानी में बह जाते हैं और वहां पर उन लोगों के सब भी बरामद नहीं होते हैं। ज्योति रोती रहती है, खड़ी रहती है, अपने परिवार को अपने पास लेकर, और सोचती है कि अब जाऊं तो जाऊं कहां। एक डर तो दिमाग में यह रहता है कि कहीं यह पानी हमारे भी होटल को, हमारी भी धर्मशाला को ना बाले जाए, और कहीं मेरा यह परिवार ना चला जाए। दूसरी, मन में बहुत चिंता होती है कि मेरे पति कहां पर होंगे। वो स्टोर तो बहुत नीचा पर था। दोस्तों, यहां पर यही सब कुछ बना रहता है। दूसरे दिन सुबह हो जाता है। ज्योति रोती रहती है। पूरी रात तक वो सोई नहीं थी। हाहाकार चारों तरफ मची हुई थी। ज्योति बहुत कोशिश करती है, करीबन 3 से 4 दिन तक वहीं पर रहती है। दोस्तों, सरकार की तरफ से बहुत सेवाएं दी जाती हैं, लोगों को बचाने का रेस्क्यू किया जाता है। उसी में ज्योति और ज्योति का परिवार होता है। अब जैसे ही वहां पर जो हमारी मिलिट्री है या हमारे फौजी लोगों को बचाने के लिए जाते हैं, तो ज्योति उनके साथ आने से मना कर देती है। कहती है कि मेरा पति तो यहीं पर रह गया, मैं उसके बिना कैसे जा सकती हूँ। और ज्योति के इस पल को देखकर वहां पर जो फौजी भाई होते हैं उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि हम आपके पति को पूरा ढूंढेंगे, आप चिंता मत कीजिए, पहले आप अपने परिवार को तो सुरक्षित कीजिए। दोस्तों, सरकार को इस काम को सही करने में सही तो आज तक भी नहीं हुआ है। कई परिवारों के दिल जिन्हें आज हम कुरेद कर देखें तो उनकी आंखें भरती हैं उस घटना से, क्योंकि उन्होंने अपनों को खोया है। उस घटना में तो दोस्तों इस चीज को तो कोई नहीं भर सकता, लेकिन 15 से 16 दिन लग जाते हैं और कुछ लोगों का तो आज तक भी कोई पता नहीं है। और दोस्तों, यहाँ पर ज्योति को वहां से निकाल लिया जाता है। उसके परिवार समेत ज्योति आ जाती है, बहुत कोशिश करती है, लेकिन ज्योति को ज्योति का पति कहीं भी नहीं मिलता है।
और एक घोषणा कर दी जाती है कि ज्योति का पति उस हादसे में मर चुका है। दोस्तों, ज्योति हैदराबाद आती है, अपनी बेटी संध्या को संभालती है, अपने परिवार को संभालती है, और वह महिला अपने पति की जगह लेती है और अपने परिवार का साथ देती है। दोस्तों, अपने सास ससुर की सेवा करती है और यही विधाता का लेखा जानकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। बहुत विलाप करती है, बहुत रोती है, वो मैं आपको जाहिर नहीं कर सकती, मैं कैसे बता सकती हूँ। उनके साथ जो हुआ है वो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। एक इंसान से जो बीत है ना, वही जानता है। अब ज्योति अपनी बेटी को पालने में व्यस्त हो जाती है। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आप अच्छाई में जी रहे हो तब भी आपके लिए समय नहीं रुकेगा। अगर आपके साथ बुरा हुआ है तो उसमें भी समय आपके साथ नहीं रुकेगा। धीरे धीरे वक्त निकलता है दोस्तों। जो 2013 था अब वो 2023 बन जाता है। बेटी जवान हो जाती है। जवान होने के साथ साथ बेटी पढ़ाई लिखाई करती है। बेटी ऐसी होगी 22-23 साल की, 22 साल की होती है। और दोस्तों, बेटी अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहती है। अब बेटी जहां पर पढ़ रही थी वहां पर उसकी क्लास के जितने भी बच्चे होते हैं, साथ के लोग होते हैं, वो सभी कहते हैं कि हम तो केदारनाथ घूमने के लिए जा रहे हैं। अब वहां से जो संध्या होती है, सुनकर ये सारी बातें अपनी माँ ज्योति को बताती और कहती है कि मम्मी, मेरे पूरे साथ के जो दोस्त हैं वो केदारनाथ जा रहे हैं और मेरा भी मन है। तो यहाँ पर वो माँ ज्योति उसकी आंखें भर आती है और उसे वही मंजर याद आ जाता है जो उसके साथ 16 से 17 जून को बीता था 2013 में। और यहाँ पर ज्योति की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और कहती है कि बेटी, तू उन दिनों को भूल गई क्या? वहां पर हमारा एक खास इंसान ऐसा गया है जिसकी कमी हम जिंदगी भर पूरी नहीं कर सकते। तो मैं तुम्हें वहां पर कैसे भेज सकती हूं? तो यहाँ पर जो संध्या होती है ज्योति से जिद करने लगती है और कहती है कि नहीं माँ, मुझे जाना है। हम भगवान से मुंह थोड़े ही मोड़ सकते हैं, वो ऊपर वाला है, वो कुछ भी कर सकता है। जो संध्या होती है काफी समझदार हो जाती है। अब दोस्तों, जब संध्या ज्यादा जिद करती है तो ज्योति उसके सामने घुटने टेक देती है। लेकिन ज्योति एक शर्त रखती है, कहती है कि दोस्तों के साथ नहीं भेजूंगी, तुम्हें मेरे साथ केदारनाथ चलना होगा। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। दोस्तों, 2023 में दोनों माँ बेटी अब केदारनाथ की तरफ चल देती हैं। बेटी साथ में होती है, संध्या और ज्योति अब वहां पर पहुंच जाती हैं। जैसे ही संध्या और ज्योति केदारनाथ में पहुंचते हैं तो ज्योति की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे वहां पर जाते ही अपने पति विनय की याद सताने लगती है और वह कहती है कि महादेव, तेरी मर्जी में मर्जी है, मेरा पति तो चला गया लेकिन आज भी मुझे वो पल याद आ जाते हैं तो मेरा दिल कांपने लगता है, मेरी रूह कांपने लगती है। और वो अपने आंसुओं को पहुंचकर दोस्तों अब पैदल यात्रा पर चल देती है। अब जैसे ही ज्योति अपनी बेटी का हाथ पकड़ रखा था, कुछ सामान उनके पास में होता है और वो पैदल यात्रा कर रही थी और वो उन पलों को याद करती रहती है। तो वहां पर एक 9 साल का बच्चा बैठा हुआ फूल बेच रहा था। ज्योति उसे दूर से देख रही थी और बहुत जोर से वो लड़का ज्योति की तरफ कर रहा था, मानो कि जैसे ज्योति को कितना जानता हो। अब ज्योति को काफी दूर से देख रहा होता है। अब धीरे धीरे ज्योति उसके पास कर जाती है। अब जैसे ही उसके फूलों की टोकरी के पास कर ज्योति जाती है तो वो लड़का कहता है कि ज्योति, तुम कहाँ हो? बहुत दिनों से तुम्हारी राह देख रहा था, आज तुम मुझे मिल ही गई, अब तो मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगा। ज्योति अपने कदमों को रोकती है। संध्या का हाथ उसके हाथ में होता है और वो कहती है कि अरे बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि तुम मुझसे बेटा मत कहो, मैं तुम्हारा पति हूं। संध्या एकदम से धड़ाम से जमीन पर बैठ जाती है और वो कहती है कि हाय, कितना सा बच्चा है, माना कि मेरा पति यहां पर इस दुनिया से चला गया, लेकिन तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बेटा? तुम्हारी माँ कहां पर है? तो वो लड़का कहता है कि मेरी माँ पिछले साल ही इस दुनिया से चली गई है, मेरे पिता पहले ही नहीं थे, मैं तो यहाँ पर अपनी जिंदगी बिता रहा हूं और मैं यहाँ पर फूल बेच रहा हूं। वो छोटा सा बच्चा इतनी समझदारी की बातें करता है तो वह कहती है कि क्यों मजाक कर रहे हो बेटे, लाओ, तुम्हें मुझे फूल देने हैं तो तुम मुझे फूल दे सकते हो, लेकिन तुम मुझसे ऐसा नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए।
छोटे बच्चे ऐसी बात नहीं किया करते। तो वो लड़का कहता है कि क्यों तुम मेरी पत्नी नहीं हो? तुम्हें याद नहीं है यहीं पर तुम्हारा पति इस दुनिया से दूर गया था ना? मैं वही विनय हूं जो तुम्हारा पति होता है। दोस्तों, ज्योति हैरान हो जाती है क्योंकि यहाँ पे किसी को भी विनय का कोई अता पता नहीं था और एक 9 साल का बच्चा इन सारी बातों को बोल रहा था। तो ज्योति अब और भी उससे बातें पूछने लगती है। कहती है कि हाँ, अगर तू मेरे पति को जानता है तो बता, उस रात क्या हुआ था? तभी वो लड़का सारी घटना ज्योति के सामने बयां करता है। बहुत वहां पर भीड़ सी लग जाती है। हालांकि छोटा रास्ता होता है, लेकिन वहां पर भी लोग इस बात पर इंटरेस्ट जता रहे थे। और वो कहता है कि उस दिन मैंने तुम्हें ऊंची धर्मशाला में पूरे परिवार को रख दिया था और जिस स्टोर से मैं दवाई खरीद रहा था वो स्टोर पूरे पानी के भाव में होता है और मैं उस पानी के ही साथ बह जाता हूं। ज्योति, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं तुम्हारा बहुत दिन से इंतजार कर रहा हूं। मैं सोचता हूं कि मैं वहां पर कैसे जा सकता हूं क्योंकि मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन तुम कभी तो मेरे पास आओगी। और देखो, महादेव ने मुझे तुमसे मिला दिया। दोस्तों, ज्योति की आंखें भर आती हैं और ज्योति कहती है कि तुम अकेले कैसे अपनी जिंदगी को बिता रहे हो? तो वह कहता है कि दिन भर फूल बेचता हूं और शाम के वक्त मजे से रहता हूं। पढ़ाई लिखाई का यहाँ पर कोई काम नहीं है। और दोस्तों, ज्योति उससे और भी सारी बातें पूछने लगती है। तो वो कहता है कि हम हैदराबाद में रहते हैं और ऐसे रहते हैं, वहां पर यह होता है, वहां पर यह होता है। वो बहुत सारी ऐसी जानकारी देता है और वो कहता है कि हमारे घर में बाई तरफ ये चीज है, इधर हमारी किचन बनी हुई है। वो लड़का वहीं पर बैठा बैठा सारी बातें बता देता है। तो ज्योति को यकीन हो जाता है और ज्योति कहती है कि अब मैं तुमसे क्या कहूं? तुम कितना सा है, मैं तेरा क्या करूं? तो वो कहता है, क्या करोगी? मुझे अपने साथ ले चलो, मेरा यहां पर कोई भी नहीं है। मैंने तुम दोनों का बहुत इंतजार किया है। अपनी बेटी को पुचकाता है। अब दोस्तों, ये बात मीडिया के कानों में पड़ती है और यह खबर बहुत चैनलों पर चलती है। बहुत लोग इसके बारे में सभी के सामने रखते हैं और सभी इस कहानी को सुनते ही हैरान हो जाते हैं। बहुत लोग महादेव के जयकार लगाते हैं कि भाई भोलेनाथ की शक्ति है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ज्योति का पति जब से इस दुनिया में गया था, वो दिन कौन सा नहीं था जिस दिन ज्योति अपने पति को याद कर कर नहीं रुआ करती। दोस्तों, ये कहानी लाखों दिलों पर करती है और बहुत लोग इसको सुनकर कोई तो झूठ ही कहा करता, लेकिन जब उस लड़के के इंटरव्यू हमने देखे और उस लड़के को हमने देखा तो हमें ये कहानी सत्य लगी। तो आप लोगों की राय जानना चाहते हैं कि आप लोगों को ये कहानी सत्य लगी या झूठी लगी? ये मैं आप लोगों पर छोड़ सकती हूँ। दोस्तों, आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और यहाँ पर ज्योति उस लड़के को, जिसका नाम विनय था, पिछले जन्म में अपने साथ ले जाती है और अपने बेटे की तरह आज भी उसकी परवरिश कर रही है। क्योंकि 2023 पिछले साल ही था, अब 2024 चल रहा है। तो क्या ये मैं नहीं कैसी लगी घटना? आप अपनी राय भी रख सकते हैं। और दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे किसी अच्छी और सच्ची स्टोरी के साथ। और आप लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट, बहुत प्यारे कमेंट। बहुत लोगों ने कहा है कि हम पुनर्जन्म को मानते हैं। जी बिल्कुल, पुनर्जन्म होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।